हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 28 जुलाई 2026 को जो आपका सुप्रीम कोर्ट में जो रिट याचिका सिविल संख्या 132/2016 के अंतर्गत तेलंगाना, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार से संबंधित मामलों पर चर्चा करेंगे और उसमें जो 2 आईए फाइल की गई थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इन राज्यों की अगली सुनवाई कब है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, इस नोटिस को पढ़ते हैं। आखिर इन राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए साथियों, इसमें बहुत सारे जिन लोगों ने भाग लिया था, जिस जिस राज्यों का उन लोगों का नाम दिया गया है और यहाँ पे उसके पॉइंटों को मेंशन किया गया है। तो हम आप लोगों को हर एक डाउट का क्लियर करेंगे कि आखिर कोर्ट के द्वारा कब तक इन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कहा गया और किस राज्य में भी कितना टाइम लगेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो पर नए हैं तो इस तरह का इन्फॉर्मेटिव सूचना पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो 1 मिनट साथियों रुक रहिए। सबसे पहले किस राज्य की हियरिंग थी, देखिए। सबसे पहले आपकी असम के बारे में बताया गया था। वकीलों की बात सुनने के बाद में अदालत ने निम्नलिखित आदेश को पारित किया। पहला पॉइंट था, असम राज्य के लिए हमें विद्वान न्यायमित्र श्री ऋषि मल्होत्रा और असम राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री निमिषा मेमन को सुना है। उसके बाद में पॉइंट 2 में इन्होंने कहा, हमारा ध्यान रेजिडेंट कमिश्नर असम भवन के कार्यालय में विशेष कार्यस्थ अधिकारी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी द्वारा दायर दिनांक 6 अप्रैल 2026 के हल्फनामे की ओर आकर्षित किया गया। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने कहा, हमें रेजिडेंट कमिश्नर के कार्यालय से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी द्वारा हल्फनामा निष्पादित किया गया पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं। यानी जो आपके दिवांकर दत्ता, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने इसके बारे में अपनी जो एफिडेविट सबमिट किया गया था हल्फनामे के लेकर के अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहते हैं, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में असम राज्य में क्या हो रहा है इसकी प्रत्यक्ष जानकारी उनके पास नहीं हो सकती। चौथे पॉइंट में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि असम राज्य में निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार जो हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जा रहा है वह शिक्षा विभाग असम सरकार की किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा सत्यापित हो। पॉइंट नंबर 5 में कहते हैं, ब्लॉक स्तर पर समग्र शिक्षा असम के अधिकार क्षेत्र के तहत कार्यरत अनुबंध शिक्षकों के संदर्भ में दिया गया। पॉइंट नंबर 6 में यह इंगित नहीं किया गया है कि रिसोर्स पर्सन जो वहाँ पे सेवारत हैं असम में भारतीय पुनर्वास परिषद के शर्तों के प्रावधान के अनुसार योग्य हैं या नहीं। मतलब राज्य सरकार द्वारा इस चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया गया है कि वहाँ पे टेट लागू करेंगे या फिर जो वहाँ पे गेस्ट टीचर लगे हुए थे, जो ब्लॉक स्तर पे जो रिसोर्स पर्सन लगे हुए थे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को उस एफिडेविट में मेंशन असम के वकीलों के द्वारा नहीं किया गया था। पॉइंट नंबर 7 में कहते हैं, यह भी इंगित नहीं किया गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी जिसका गठन इस न्यायालय के दिनांक 7 मार्च 2025 के आदेश के अनुपालन में अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई 2025 द्वारा किया गया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विधिवत योग्य किसी संविदा शिक्षक के मामले पर विचार किया गया है या नहीं। 8वें पॉइंट में कहते हैं, हम असम राज्य द्वारा उचित तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत न करके तथा इस न्यायालय के आदेशों का पालन न करके इस न्यायालय की सहायता करने में दिखाई गई उदासीनता और उसकी उपेक्षा की कड़ी निंदा करते हैं। यानी वहाँ के जो दिवांकर दत्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, उन्होंने इस पर अपनी कड़ी निंदा व्यक्त की है, क्योंकि एफिडेविट में ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं की गई थी असम राज्य के द्वारा। पॉइंट नंबर 9 में कहते हैं, हमारा ध्यान पिछले हल्फनामे दिनांक 16 अप्रैल 2026 की ओर आकर्षित किया गया, जहाँ असम राज्य की RCI योग्यता रखने वाले 255 विशेष शिक्षक को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए जाने का उल्लेख था। इस 255 विशेष शिक्षक का क्या भविष्य हुआ यह अज्ञात है। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया असम राज्य के द्वारा कि जो 2255 विशेष शिक्षकों को जिनको नियुक्त किया गया था, उनकी नियुक्ति पत्र से रिलेटेड भी चीज़ें उस एफिडेविट में मेंशन नहीं की गई थी। पॉइंट नंबर 10 में कहते हैं, हम असम राज्य को निर्देश देते हैं कि आज से 3 सप्ताह के भीतर इन 255 उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहकर उनकी साख की, यानी जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं 255 जो आपके कैंडिडेट जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन लगे हुए थे असम में, उनकी डॉक्यूमेंट सत्यापन के बारे में कहा गया है, जबकि असम के द्वारा अभी तक 255 कैंडिडेटों का स्क्रीनिंग भी नहीं किया गया था। पॉइंट नंबर 11 में कहते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद 2 सप्ताह भीतर निर्णय देने के लिए आगे बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 12 में कहते हैं, असम राज्य एक बेहतर हल्फनामा दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया जाता है। यानी उनको 6 वीक का टाइम असम सरकार को दिया गया है कि एक अच्छा हल्फनामा इससे रिलेटेड शामिल करें। 6 सप्ताह के इस अवधि के भीतर स्क्रीनिंग कमेटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस आदेश द्वारा उन्हें सौंपा गया कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पॉइंट नंबर 14 में कहते हैं, हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस अवधि के भीतर पूर्व आदेश 7 मार्च 2025 को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता योग्यता रखने वाले अधिक से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। यानी जिनके पास अगर राज्य सरकार चाहती है कि टेट लागू करना, टेट भी वो क्वालिफाइड हो, साथ साथ RCI की जो
आपकी डिग्री और जो CRR नंबर है वो भी वैलिडेशन होना चाहिए। अगर जो RCI ने बोल दिया कि टेट डिजायरेबल है, अगर जो वहाँ की राज्य सरकार टेट को लागू नहीं करना चाहती तो टेट कोई ज़रूरी आपके लिए नहीं है। परिणाम का उल्लेख इस हल्फनामे में किया जाए जो पूर्व दिशा निर्देशों के अनुसार दाखिल किया गया है। इसके बाद में अगली सुनवाई साथियों थी राजस्थान की। तो राजस्थान में पॉइंट नंबर 16 में लिखा गया है, हमें सूचित किया जाता है कि राजस्थान में स्वीकृत पद की संख्या 4399 है। दिनांक 29 नवंबर 2025 के हल्फनामे में पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि 4109 RCI योग्य नियमित रूप से चयनित और नियुक्त शिक्षक वर्तमान में राज्य में कार्यरत हैं, जिनमें से 290 पद शेष रह जाते हैं जो अपूर्ति है। हम आगे सूचित किया गया कि पात्र इच्छुक आवेदकों को आवेदन आमंत्रित करते हुए 22 मई 2026 को एक विज्ञापन जारी किया गया है और प्रक्रिया जारी है। पॉइंट नंबर 17 में कहते हैं, मामले में ऐसी स्थिति को देखते हुए हम राजस्थान राज्य के 290 पदों को कड़ाई से योग्यता के आधार पर भरने की स्वतंत्रता देते हैं। यानी जो इसमें 4100 जो 9 पोस्ट आई थी उसमें से जो शेष रिक्त पोस्ट थी 290 में जिनको आवेदन 22 मई 2026 को राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया था, उसमें से जो 290 सीटें बची थी उसको भरने के लिए उन्होंने कहा कि उनके मेरिट के ही आधार पर जो है इनको राज्य को अधिकार दिया जाता है कि स्वतंत्रता से कर सकता है। 4 सप्ताह के भीतर हल्फनामे के रूप में एक कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की जाए। अगली सुनवाई थी साथियों छत्तीसगढ़ की। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का IA फाइल हुआ था, उसकी संख्या इतनी थी, उसको नोटिस जारी करे। मतलब उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड IA फाइल की गई थी उसकी संख्या के आधार पर उसका नोटिस जारी करें। 19 नंबर पर विद्यमान वकील सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा नोटिस स्वीकार किया जाता है और प्रत्यक्षी छत्तीसगढ़ राज्य के औपचारिक नोटिस की तामील छूट दी जाती है। पॉइंट नंबर 20 में कहा गया, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अपर सॉलिसिटर जनरल श्री KM नटराजन उचित निर्देश प्राप्त करेंगे कि राज्य ने भारतीय नियमों में संशोधन करके विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को एक अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया गया है कि नहीं। छत्तीसगढ़ में अभी इस चीज़ों को भी लेकर के कन्फ्यूजन है कि RCI ने तो बोल दिया था कि टेट डिजायरेबल है, अगर टेट किसी के पास नहीं है तब भी उसकी नियुक्ति में कोई मतलब रोक नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी इनके सरकार के द्वारा ये चीज़ें फाइनल नहीं की गई है कि हमारे यहाँ जो स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट पर लोगों की नियुक्ति की जानी है क्या उनके पास टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने दिवाकर दत्ता ने इस चीज़ को कहा कि आप अपने एफिडेविट में इसको भी मेंशन करिए कि टेट वहाँ पर लागू किया जाएगा या नहीं। पॉइंट नंबर 21 में कहते हैं, नियुक्ति प्रक्रिया की अद्यत स्थिति में 3 अगस्त 2026 तक दाखिल की जाने वाले हल्फनामे के रूप में वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को इंगित किया गया है। अब देखिए हमारा जो लास्ट मुद्दा बिहार का था, बिहार से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानेंगे साथियों। नेक्स्ट आता है साथियों बिहार का। बिहार में देखिए आज हम लोग बिहार के बारे में जानेंगे, आखिर बिहार को किस कारण से और थोड़ा टाइम एक्सटेंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। तो चलिए इसके पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखिए बिहार में जो अभी हाल ही में 7279 पोस्टों पर जो भर्ती हुई थी और जो 816 कार्यरत जो संविदा कर्मी थे उनसे रिलेटेड क्या क्या कही गई है और जो फ्रेशर कैंडिडेट जो 7279 पोस्ट में अप्लाई किए थे उनके परिणाम कब तक घोषित होंगे, इन सारी चीज़ों पर आइए पॉइंट वाइज सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चर्चा करते हैं। देखिए बिहार राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान श्री मनीष कुमार कत्तर है कि TET बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही और सेवा शर्तों नियमावली 2023 की एक अनिवार्य आवश्यकता है और इसके नियम यहाँ पे नियम दिया गया है में यथा परिभाषित विशेष विद्यालय शिक्षकों को पूर्णतः लागू होती है। पॉइंट नंबर 23 में आते हैं, 2023 के नियमावली के नियम 5 का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि विशेष विद्यालय शिक्षक की योग्यता वही होगी जो RCI द्वारा निर्धारित की जाएगी। यानी RCI ने निर्धारित किया है कि टेट डिजायरेबल है और RCI वैलिडेशन सबके पास होना चाहिए, जिसमें CRR भी इंक्लूड किया गया है साथियों। लेकिन राज्य के पास एक अधिकार दे दिया गया है कि अगर राज्य चाहे तो वहाँ पर टेट लागू कर सकती है या नहीं लागू कर सकती है। तो राज्य ने तो टेट लागू किया था इस केस में। देखिए अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 24 में कहते हैं, हाशिया नोट, विद्यालय शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु आवश्यक अर्हता को 2023 नियमावली के नियम संख्या में विद्यालय शिक्षक की परिभाषा को ध्यान रखते हुए पढ़ा और समझा जाना चाहिए, जिसमें विशेष विद्यालय शिक्षक शामिल नहीं है। विशेष विद्यालय शिक्षक जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया 2023 के नियमावली के नियम में अलग से परिभाषित है। यानी जो इनकी नियमावली 2023 की थी वो सिर्फ विद्यालय शिक्षक की थी, ना कि विशेष विद्यालय शिक्षक की थी। इस नियम से उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि विशेष विद्यालय शिक्षक की परिभाषा अलग से दी जाए। 25 नंबर पॉइंट में कहते हैं, हमारा प्रथम दृष्टया यह विचार है कि बिहार राज्य का यह आग्रह कि संविदा शिक्षकों के पास RCI योग्यता के अलावा TET योग्यता भी होनी चाहिए 2023 के नियमावली की आवश्यकता से परे है। यानी जो इनकी 2023 की नियमावली बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई है उससे इनका जो है योग्यता अलग है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। हम आज ही एक उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन श्री मनीष कुमार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए हम सुनवाई को 1 सप्ताह के लिए स्थगित करते हैं। यानी 4/8/2026 को अगली हेयरिंग बिहार की है साथियों।
पॉइंट नंबर 27 में लिखा है, जब तक कि हमें यह मानने के लिए राजी न किया जाए कि 2023 के नियमावली के नियम 5 के प्रावधान में विशेष विद्यालय शिक्षकों पर लागू होते हैं, हम राज्य को उन सभी 649 प्लस और 5 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश देने के लिए आगे बढ़ेंगे जिसके पास RCI योग्यता हो। यानी इन्होंने साफ साफ कह दिया साथियों कि जो आपके 649 में अगर जो 5 ऐड करेंगे तो जितने भी कैंडिडेट हो रहे हैं उन सभी को नियुक्ति पत्र इन्होंने देने का आदेश दे दिया है। उसके बाद में कहते हैं कि यदि बिहार राज्य में ऐसा परामर्श दिया जाता है तो 3 अगस्त 2026 तक अतिरिक्त वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए। यानी 4/8/2026 को आपकी सुनवाई और 3 अगस्त 2026 तक इनको एफिडेविट सबमिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। दिशा निर्देश हेतु आवेदन होने के नाते आइए संख्या पर नोटिस जारी करें कि श्री मनीष कुमार द्वारा नोटिस स्वीकार किया जाता है, राज्य पर औपचारिक नोटिस की तामील छूट दी जाती है। अगला हेयरिंग जो था साथियों तेलंगाना का था। तेलंगाना में भी ये सारी चीज़ें उठ करके आई हैं, तो SLP संख्या में नोटिस जारी करें। प्रत्यक्षी राज्य के विद्वान वकील सुश्री देवीना सहगल द्वारा नोटिस स्वीकार किया जाता है, राज्य पर औपचारिक नोटिस तामील छूट दी जाती है। पॉइंट नंबर 33 में कहते हैं, हमें तेलंगाना राज्य द्वारा दाखिल 31 मार्च 2026 को का नोटरीकृत हल्फनामा का अवलोकन किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राथमिक अनुभाग के लिए विशेष शिक्षकों के पद 796 पद है, जबकि उच्च प्राथमिक और माध्यमिक अनुभागों में 727 है। इसमें से उपरोक्त दोनों अनुभागों के संबंध में क्रमशः 251 और 261 पद रिक्त हैं। हल्फनामे के इस बयान दिया गया है कि जो व्यक्ति अनुबंध के आधार पर समावेशी शिक्षा के संसाधन IERP के रूप में कार्यरत हैं और विशेष शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता रखते हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई है। यह प्रथम दृष्टया इस न्यायालय द्वारा पारित 7 मार्च 2026 के आदेश भावना और मंशा के विपरीत प्रतीत होती है। यानी इनको भी फटकार लगाया गया था तेलंगाना के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऐसे हल्फनामे से यह स्पष्ट है कि अनुबंध शिक्षकों की स्क्रीनिंग के उद्देश्य में कोई स्क्रीनिंग कमेटी गठित नहीं है, जो कि दिनांक 7 मार्च 2025 के आदेश का उल्लंघन है। यानी अभी तेलंगाना राज्य के द्वारा जो 7 मार्च 2025 तक सभी जो वहाँ पे गेस्ट टीचर IERP जो टीचर कैंडिडेट लगे हुए थे उनकी स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन अभी भी उसका स्क्रीनिंग तेलंगाना राज्य के द्वारा नहीं हुआ है। तो वही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो 7 मार्च 2025 तक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करके सबके जो डॉक्यूमेंट थे उसको वेरीफाई करना था, तो उसको नहीं किया गया। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का जो आदेश था उसका उल्लंघन तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। तेलंगाना राज्य को सलाह दी जाती है कि 7 मार्च 2025 के आदेश का पालन करें, एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करें और अगली सुनवाई की तारीख तक उन सभी शिक्षकों को स्क्रीनिंग करें जो IERP के रूप में कार्यरत हैं। यानी तेलंगाना में जो IERP के रूप में कार्यरत हैं उनकी सभी की जो है अगली सुनवाई तक जो है क्या होना चाहिए, स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। 37 पॉइंट में कहते हैं, जब एक बार इन IERP की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार करने पर प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो ऊपर उल्लेखित रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी जाती है। उसके बाद शेष रिक्त पदों को राज्य द्वारा भरा जाएगा। आज से 8 सप्ताह के भीतर तेलंगाना राज्य को एक जो है आपका क्या करना है, एक हल्फनामे को सबमिट करना है। यानी कुल मिला जुला के 8 वीक का टाइम दिया गया है। और जो है अगली सुनवाई जो है हम झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली GNCTD राज्यों से संबंधित मामले पर 4 अगस्त 2026 को 3 बजे इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। तो साथियों, इस जिन राज्यों की सुनवाई हुई थी उन राज्यों से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और वहाँ के वकीलों के द्वारा क्या क्या कही गई है और उन्होंने अपने हल्फनामे में किस चीज़ की कमी रखी थी, उस सारी रिलेटेड चीज़ों से हमने चर्चा कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।